हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट प्रपोजल है वो एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था, लेकिन ऑफिशियली इसकी डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम ये था कि जो फ्री इंडिया है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ताकि हम इंडिया की जो गवर्नमेंट जो बने, इंडिया को जिस तरीके से गवर्न करना है वो सब कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर डिसाइड कर सके। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1940 में इस ऑफर को माना। इंडियंस जो ऑफर लेकर के आ रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, तो 1940 में ब्रिटिशर्स ने माना और अगस्त ऑफर वो लेकर के आते हैं। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बना देंगे, लेकिन उसमें जो भी मेंबर्स होंगे उसमें ज़्यादातर इंडियंस होंगे, मेनली इंडियंस होंगे, मतलब इसके अलावा अदर मेंबर्स भी होंगे। इंडिया ने इसका विरोध किया। इंडियंस ने बोला कि हमें ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना चाहिए जिसमें अदर लोग आकर के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करें। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन बोलता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में हम डिसाइड कर देंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, लेकिन इंडियंस ने मांग की कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड को अंत होने का, उसका एंडिंग होने का हम क्यों वेट करें, हमें तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, क्लीमेंट एटली की वहाँ पर सरकार बनती है और वो 3 कैबिनेट मिनिस्टर का एक ग्रुप बना करके इंडिया में भेजते हैं, जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। इसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है। तो 3 मेंबर कौन थे, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो दिसंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बना दिया जाता है और इसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 में फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए जो इसके सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको हेड बना दिया जाता है टेम्परेरी। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट हेड बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और देखो 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है और 13 दिसंबर 1946 का इसका फर्स्ट सेशन होता है। मीटिंग और सेशन में मेजर डिफरेंस ये होता है कि मीटिंग में सिर्फ मुलाकात होती है और सेशन में काम होता है। जिस काम के लिए आप बने हो वो काम करना स्टार्ट किया जाता है और उसी को फॉलो करते हुए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रख दिया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो होता है जैसे आप अपना घर बना रहे हो और घर के लिए आपने अपना एक मैप बनवाया, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है तो उसके लिए एक आउटर स्केच आपने जो बनाया वो ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो चेंजिंग पार्ट है वो प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के रूप में एग्जिस्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अगर हम और बात करें तो कैबिनेट मिशन के आधार पर इसकी टोटल स्ट्रेंथ रखी गई थी 389 में से 296 जो सीट हैं वो ब्रिटिश प्रोविंसेज को दी गई और 93 जो सीट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट को दी गई। ये बात आपके समझने से पहले आपको इंडिया को मैप को समझना होगा कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था उस समय इंडिया 2 भाग में बटा हुआ था। ऐसा एरिया जो डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर आता था उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेज, और ऐसा एरिया जो देसी राजाओं के अंडर था उसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट से जो भी मेंबर आने वाले थे वो नॉमिनेटेड किए जाने थे वहाँ के हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट के द्वारा, और ब्रिटिश प्रोविंसेज से जो भी मेंबर आते उनको इलेक्ट किया जाना था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेंबर्स थे उनके द्वारा। इससे ये बात समझ में आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स को देखा। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड में नए सीएम बन गए हैं पुष्कर धामी और वहाँ की जो गवर्नर है उन्होंने उसको ओथ दिलवा दी है। तो आर्टिकल 164 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में पार्ट 1 में ये बोला गया है कि गवर्नर के द्वारा, किसी भी स्टेट के गवर्नर के द्वारा वहाँ के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 164 के पार्ट 4 में ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन
वो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी 6 महीने के लिए उसको एज ए मेंबर या फिर एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। बस उनको 6 महीने में अपने आप को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर अपॉइंट करवाना है, इलेक्ट करवाना है। अब क्या है कि इससे पहले जो सीएम थे तीरथ सिंह रावत, वो एमपी थे और वो 6 महीने के लिए उनको अपॉइंट किया गया एज ए सीएम, लेकिन वो वहाँ से इलेक्ट नहीं हो पाए, लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट नहीं बन पाए, इसीलिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। नेक्स्ट न्यूज, JNK में हमारे इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वहाँ पर ड्रोन अटैक होता है और उसी की सिक्योरिटी की, उसी की जांच की कोशिश की जा रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए पहले राजौरी जो एरिया है वहाँ पर बैन किया गया कि ड्रोन को यूज़ नहीं किया जाएगा और अब श्रीनगर में बैन कर दिया गया है। इसमें ये बोला गया है कि जो भी पर्सन्स वो अनमैन्ड, यहाँ पर देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल रखते हैं उनको वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनमें डिपॉजिट करवा देना चाहिए। ठीक है, देखो ये जो ड्रोन अटैक हुआ उससे हमारी जो सिक्योरिटी वाला एरिया है उसके ऊपर एक तरीके से खतरा बढ़ रहा है, तो इसीलिए कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ एरिया में एग्जम्पशन दिया गया है, जैसे कि अगर डिजास्टर मिटिगेशन सेक्टर में, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में और एग्रीकल्चर एरिया में सर्विलेंस सर्वे किया जाता है या फिर मैपिंग करवाई जाती है ड्रोन की सहायता से, तो वहाँ पर सबसे पहले जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसको आपको अवेयर करना है और फिर ऐसी एक्टिविटीज़ को आप पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर यूज़ कर सकते हो, मतलब इसमें ड्रोन यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, देखो हमारे इंडिया में डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए लोग एयर ट्रैफिक को यूज़ करने लग गए हैं। यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि कोविड से पहले लगभग 1 लाख लोग जो हैं डेली के आधार पर वो यूज़ करते थे। ठीक है, द एवरेज डेली काउंट स्टूड जस्ट शाई ऑफ 1 लाख पैसेंजर्स पर डे इन जून विच इज़ 1/4 ऑफ प्री कोविड नंबर्स। मतलब कोविड से पहले और अब में जून में 1 लाख लोगों ने ट्रैवल किया एयर ट्रैफिक को यूज़ करते हुए, और कोविड से पहले जितनी पॉपुलेशन यूज़ करती थी उसका सिर्फ 1/4 है ये। ठीक है, पहले ज़्यादा लोग यूज़ करते थे लेकिन अब जो है वो कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज, अफगानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है। अफगानिस्तान जो एक लैंडलॉक कंट्री है, पहले हम अफगानिस्तान का जो मैप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ लैंड से घिरी हुई है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया से भी हल्का सा एरिया जो कवर करता है, क्योंकि इंडिया का जो POK वाला एरिया है उसमें जिसके ऊपर जो पाकिस्तान है वो अपना क्लेम करता है, अगर उस एरिया के ऊपर पाकिस्तान का क्लेम ना हो तो उस एरिया से अफगानिस्तान से इंडिया अपनी बॉर्डर टच करता है। तो एक लैंडलॉक कंट्री है और यहाँ पर तालिबान जो है वो एक टेररिज्म ग्रुप है, वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर पूरे एरिया के ऊपर वो अपना कवर बढ़ा सके। पहले US और NATO एलीज यहाँ पर आर्मी बनी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यहाँ से बाहर जाएंगे। तो तालिबान क्या कर रहा है, तालिबान ने जो अफगानिस्तान के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं, सेवरल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको कैप्चर कर लिया है। स्पेशली जब से बगराम जो एयर बेस है काबुल के पास में, जहां पर US और NATO की फोर्सेज बनी हुई थी, उन्होंने इसको खाली किया है। उसके बाद में तालिबान का जो विश्वास है वो ज़्यादा बढ़ गया है और उन्होंने जो की डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया है और उनको अपने अंडर करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीनेशन को लेकर के डाटा है और इसमें ये बताया गया है कि जब से हमने वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी लॉन्च की है, 21 जून से 30 जून के बीच में हमने 5.57 मिलियन डोजेज को एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। ठीक है, लगभग हर दिन के आधार पर 10 दिन के पीरियड में 16 जनवरी से हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर के अगर हम देखें तो इन 10 दिन में सबसे हाईएस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव रहा। ये सब कुछ हम इसलिए अचीव कर पाए, इसका मेन कारण ये है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश ऐसे मेजर स्टेट जहाँ पर वैक्सीनेशन पेस जो है उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम देखें टोटल, हम देखें तो हमारी इंडिया की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 6.3 पॉपुलेशन जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है और 29.3% पॉपुलेशन जो है उसको 1 डोज मिल चुकी है। लेकिन हमने जो टारगेट डिसाइड किया है कि हम 31 दिसंबर तक
31 दिसंबर तक जो हमारी जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दे देंगे, इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए हमें और ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो, आसाम के जो सीएम हैं उन्होंने पहले भी एक स्टेटमेंट जारी किया था कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज होती जा रही है। उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अगर कंपैरिजन किया जाए अदर पॉपुलेशन से तो उनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी को लेकर के आसाम ने एक सब ग्रुप प्लान बनाया है कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ सब ग्रुप बनाएंगे और उस एरिया में कोशिश की जाएगी 5 साल का हम प्लान बनाएंगे और 5 साल के प्लान को टाइम के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन को मिटिगेट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमएसपी को एक कानून बनाया जाए और 3 लॉज जो बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वापस लिए जाए। तो फार्मर्स ने डिसाइड किया है कि जब मानसून सेशन होगा पार्लियामेंट में तो उस दौरान हम पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, हमारे इंडिया का आर्मी मेमोरियल इटली में बनने वाला है और जो हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे हैं वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो जो नॉर्थ बिहार है वहाँ पर फ्लड की एक थ्रेट मिल रही है। क्यों? मेजर रीज़न ये है कि नेपाल वाला जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है, काफ़ी रेन हुई है और उसकी वजह से नेपाल वाला रीजन काफ़ी पहाड़ी माउंटेन रीजन है, क्योंकि ग्रेट हिमालय माउंटेन वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर से जो भी रिवर आती हैं वो अपने साथ में काफ़ी सिल्ट लेकर के आती हैं। सिल्ट लेने की वजह से जो रिवर्स हैं, रिवर का जो एरिया है जहाँ पर वो बहती हैं, फ्लो करती हैं, वो एरिया फिल हो जाता है और फिल होने की वजह से ओवरफ्लो होकर के रिवर जो है वो अपना एरिया चेंज करती है, जिसकी वजह से फ्लड वाला जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड। देखो यूएस ने 4 जुलाई को अपना 245 इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। उस समय हमारे जो पीएम हैं उन्होंने ग्रीटिंग्स दी वहाँ के लोगों को और उन्होंने ये बोला कि इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है ना, अगर ग्लोबल लेवल पर आप उसका सिग्निफिकेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, गुजरात में आपको पता होगा कि नर्मदा नदी के ऊपर जो साबरमती नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पर देखिए एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो एग्जिस्ट किया गया है, उसको लेकर के वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पर एक लेक है, उस लेक में जिसको पंचमुली लेक के नाम से जाना जाता है, ये 182 मीटर जो ऊंचा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये पंचमुली लेक में लोग करते हैं बोटिंग करते हैं। बोटिंग करने के कारण इस पंचमुली लेक में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट की जो लाइफ है उसको थ्रेटन हो सकती है। इसीलिए इस एरिया से क्रोकोडाइल्स को हटाया जा रहा है और उनको अदर एरिया पर शिफ्ट किया जा रहा है। उसी को लेकर के पंचमुली लेक जो है वो न्यूज़ में है। नेक्स्ट न्यूज देखो, कोविड की जो सेकेंड वेव आई उसके लेकर के एक स्टडी हुई और उसमें ये बोला गया कि कोविड की सेकेंड वेव में जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इफेक्ट हुई। यंगर पॉपुलेशन में सीवियर सिम्टम्स देखने को मिले, हायर मोर्टेलिटी रेट देखने को मिली। इसके अलावा कंपैरिजन किया गया है फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को। फर्स्ट वेव में 23.7% ऐसे लोग थे जिनकी एज 20 से 39 एज की थी, लेकिन सेकेंड वेव में ये परसेंट बढ़ गया और 26.5% हो गया। हॉस्पिटलाइज्ड लोगों की अगर हम बात करें तो 40 से 60 एज के जो लोग थे उनकी 40% फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में 41.3%। ठीक है। देखो यहाँ पर सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव का कंपैरिजन किया गया तो 60 साल से एज के जो ज़्यादा लोग थे वो उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हुई, मतलब सेकेंड वेव के दौरान वो कम इफेक्ट हुए। 27.8% ही हॉस्पिटलाइज हुए 60 साल से ऊपर के लोग, लेकिन फर्स्ट वेव में 32.5% लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। इस तरीके से इस स्टडी में सामने आया है कि सेकेंड वेव के दौरान जो हमारा यूथ है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट न्यूज, हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था और उस प्लान में डिसाइड किया गया था कि 2025 तक हम
अचीव करेंगे, हमारी जो भी क्लास 3rd तक के जो भी बच्चे हैं उनको हम लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेकर के 5 साल का एक प्लान बनाया था कि हम लिटरेसी और न्यूमरेसी को मतलब बेसिक बच्चों को पढ़ना लिखना मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो सोल्व करने की उनमें आदत हो जाए, ये सब कुछ बेसिक स्किल बेसिक नॉलेज उनके पास हो जाए। लेकिन कोविड की वजह से लगभग 2 एकेडमिक ईयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। इसी के लिए इस टारगेट को 2026-27 तक बढ़ाया गया है और इसमें इस टारगेट के लिए जो भी खर्चा है जो भी पैसा है वो दिया जाएगा समग्र शिक्षा स्कीम के तहत। मतलब कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं है, समग्र शिक्षा स्कीम को जो पैसा दिया जा रहा है वो ही मनी इस स्कीम में लगाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, उड़ीसा में जो चाइल्ड मैरिज हैं वो कोविड के बाद में आपको ये देखने को मिलेगा कि चाइल्ड मैरिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, मतलब शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो आपको ये देखने को मिलेगी कि बहुत सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट होती हैं तो उससे एक सीक्वेंस के तहत बहुत सारी इफ़ेक्ट होने लग जाती है। जैसे लोगों की जॉब गई, लोगों को लगा कि जो चिल्ड्रन है वो उनके ऊपर बर्डन बन रहे हैं तो उन्होंने अपनी गर्ल की मैरिज करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, उनको लगा कि गर्ल को एजुकेशन हम दे नहीं सकते, पैसा है नहीं तो उनकी शादी करवा दो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट करती है। मतलब अगर एक पॉइंट डिसाइड होता है, एक पॉइंट एस्टेब्लिश होता है तो उससे सीक्वेंस के तहत बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसीलिए जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में आपको देखना होगा कि किसी भी पॉइंट का कोई भी जो पॉइंट हम लिखते हैं तो उसके कई इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, साइप्रस को लेकर के न्यूज़ है। साइप्रस में एक सेकेंड, एक न्यूज़ यहाँ पर है। तमिलनाडु में अभी हमने स्टार्टिंग में जो फ्रंट पेज है उसमें एक डिस्कस किया कि वहाँ पर ड्रोन को बंद किया जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु में ड्रोन का यूज़ करके जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करवाने का काम किया जा रहा है। चेन्नई में ड्रोन को यूज़ किया जा रहा है। जो भी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे चेन्नई के 20 के ऊपर, उनको गाइडलाइंस दी जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि आप मास्क को वेयर कीजिए। तो ड्रोन का देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक्सप्लोजिव डाला गया ड्रोन के तहत। यहाँ पर देखा कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोशिश की जा रही है, जो मैन फोर्स है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम गाइडलाइंस फॉलो करवा रहे हैं। तो एक ही चीज़, उसके प्रॉफिट भी देखिए और लॉस भी देखिए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, साइप्रस। सबसे पहले साइप्रस की हम लोकेशन देख लेते हैं। मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर वाइल्ड फायर देखने को मिला है, मतलब फॉरेस्ट फायर देखने को मिला है। और पिछले डेकेड्स में अगर हम देखें तो सबसे खतरनाक वर्स्ट फॉरेस्ट फायर है। देखो, जब भी कहीं पर फॉरेस्ट फायर लगती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। मैन के द्वारा, मतलब जो पॉपुलेशन है, जो पीपल हैं, उनके द्वारा भी कई कारण होते हैं। जैसे कि वहाँ पर कुछ ऐसी जो ज्वलनशील चीज़ है उसका यूज़ किया जाए, और इस टाइम में ये जो एरिया है इक्वेटर के पास वाला एरिया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन की रेज गिरने के कारण काफ़ी जो फॉरेस्ट है उसमें सूखा जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फायर फैल गई। दूसरी, हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी समर का टाइम आए उस समय जो फॉरेस्ट वाला रीजन है वहाँ पर जो सूखे पत्ते हैं उन सबको हटा दिया जाए, ताकि फॉरेस्ट फायर जो प्रॉब्लम है वो देखने को ना मिले। अब देखो, जो फॉरेस्ट फायर लगती है उसकी वजह से फॉरेस्ट में जो फ्लोरा एंड फोना है, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं उनकी लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। जो भी वहाँ पर डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो सब कुछ इफ़ेक्ट होती है। आग लगने की वजह से जो एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए वहाँ पर जगह नहीं मिलती, वो वहाँ से निकल करके जो एरिया है जहाँ पर पीपल रहते हैं उस एरिया में प्रवेश करते हैं, और जिसके वजह से एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो एक प्रॉब्लम हमने पहले चाइल्ड मैरिज वाला प्रॉब्लम देखा कि एक प्रॉब्लम होती है ना, उसकी वजह से कई सीक्वेंस में कई प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।